जातिगत राजनीति लोग कर रहे हैं जो बांटो जातों में, जबकि हमारी पार्टी का रहा है सबका साथ सबका विकास। ये तो विपक्ष कह रहा है जो पीडीए का इनके पास कोई काट नहीं है। 1 ट्रिलियन का आपका इकोनॉमी बूस्ट जी, सब बहुत से मुद्दे हैं। नमस्कार, मैं हूं संजय प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं लाइव न्यूज एक्स। लाइव न्यूज एक्स के स्टूडियो पर आज एक फिर से हमारे साथ अतिथि मौजूद हैं। उनके बारे में मैं उनको स्वागत करूं, उनका नाम बताऊं, उनसे परिचय कराऊं, लेकिन बताऊं कि एक पुराने सियासी परिवार से हैं और सियासत जब से आप पैदा हुए शायद तब से उनके पहले से उनके परिवार पे चलती चली आ रही है। एक बड़ा परिवार राजनीतिक, एक बड़ा परिवार ये कहा जा सकता है कि जमींदारी का, रजवाड़े का। तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है कि आप हमारे स्टूडियो पे पधारे और हमें अपना वक्त दिया, ये कीमती वक्त दिया। मैं सियासी सफ़र पे शुरू करूं, कुछ सवाल। आप बीएसपी पे थे, इसके पहले पिताजी लगातार मिनिस्टर रहे, राजनीति में एक अच्छी पकड़। बीएसपी से बीजेपी में आए, आप आए तो बीजेपी में, लेकिन शायद बीजेपी में आपको कुछ हासिल हो पाया क्या अभी तक? देखिए संजय जी, बीजेपी में मैं कुछ हासिल करने नहीं आया जी। मैं यहाँ पे समाज सेवा के लिए, हम लोगों का परिवार हमेशा समाज सेवा करता आया और मोदी जी की और भाजपा की नीतियाँ उनके जैसे वो सरकार चला रहे हैं, उससे प्रभावित होके देश को आगे जैसे बढ़ रहा है, मजबूत हो रहा है, उस वजह से हमने बीजेपी में आने का निर्णय लिया। आपके परिवार में आपके पिताजी ने इस विरासत को आगे बढ़ाया, आप भी इस विरासत को बढ़ाने के लिए बीएसपी से बीजेपी पे आए। आप तक कोई चुनाव लड़े नहीं, आगे लड़ने का प्लान है? संजय जी, कुछ ऐसा होता आया, जब मैं आया तो उस समय इलेक्शन चल रहा था जी, मतलब टिकट सारे बढ़ चुके थे, तो बस आ गए यहाँ सेवा करने के लिए जनता की। अगर तो करते आते हैं, मतलब हमारी पिताजी उनके आगे, उनके पिताजी सब करते आए, वही के उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, जनता की सेवा। अगर ये कोई जरूरी नहीं है कोई पद हो जी, पद की लालसा कभी नहीं रही। अगर जनता डिमांड करती है कि नहीं, आप अपने पिता की तरीके एक क्षेत्रीय एक जनप्रतिनिधि के रूप में आप वहाँ पर सेवा करें, पार्टी भी मौका देती है, तो क्या चुनाव लड़ने से गुरेज होगा? नहीं, पार्टी का जो भी आदेश होगा तो सर आंखों पे जी, अगर पार्टी ने मौका दिया तो हाथ आजमाए जाएंगे। हाँ, उसमें पार्टी अगर कहेगी और मौका देगी तो उसमें कोई पीछे हटने की बात नहीं। बिल्कुल, पार्टी मौका देगी तो जरूर ये चुनाव लड़ेंगे। देखते हैं 27 के विधानसभा चुनाव में पार्टी क्या फैसला करती है। हालांकि लिस्ट में नाम तो जाएगा ही आपके ज़िले से। अब ये मैं कैसे कह सकता पैरवी तो टिकट के लिए लोग करते ही हैं आपस में। आगे चलते हैं सियासी सफ़र किसके साथ साथ। इन दिनों डीएनए की राजनीति को लेकर के पक्ष और विपक्ष, खास करके आपकी पार्टी के जो डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक, वो कुछ ज़्यादा ही उग्र नज़र आ रहे हैं। बात करें सड़कों की तो तमाम उनके समर्थक पोस्टर कर रहे हैं, वार पे वार पाठक जी समाजवादी पार्टी पे कर रहे हैं। डीएनए, आखिरकार डीएनए ये राजनीतिक डीएनए है, ये वो मेडिकल वाला डीएनए है जिसको लेकर के सियासी सफ़र या सियासी संघर्ष इतना ज़्यादा बढ़ गया है? मेरे ख्याल से जो डीएनए का मुद्दा उठा है, पहली बात ये उठनी नहीं चाहिए थी। राजनीति इस तरह से नहीं किया जाता है, एक मर्यादा के अंदर किया जाता है। और दूसरा, जिन लोगों ने ये किया है, हमारे डिप्टी सीएम पाठक जी का अपमान है, ब्राह्मण समाज का अपमान है, उन लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए इस पर। तो क्या लगता है कि विपक्ष इन दिनों जातिगत राजनीति पर सेंट्रलाइज कर रहा है अपने चीज़ों को? इसके पहले करणी सेना बनाम रामलाल जी सुमन, दलित बनाम सवर्ण, उसके बाद डीएनए में ब्राह्मण बनाम बैकवर्ड। तो क्या ये 27 की पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है या ये कहा जाए कि नफरती राजनीति चालू हो चुकी है? मेरे ख्याल से नफरती राजनीति भी आप कह सकते हो जी। ये जातिगत राजनीति लोग कर रहे हैं जो बांटो जातों में जी, जबकि हमारी पार्टी का रहा है सबका साथ सबका विकास। हमारे प्रधानमंत्री जी का यही नारा रहा है, सबका साथ सबका विकास। ये लोग पीटीए करके पहले चुनाव लड़े, फिर उसके बाद और तरह बेतरह के सब नफरत पैदा कर रहे हैं सब जातियों में। आगे बढ़ते हैं। 27 के लिए बीजेपी ने विधायकों का एक सर्वे कराना शुरू किया है। अब 27 में उन्हीं विधायकों को टिकट दिया जाएगा जिनका जो बजट है, जो सरकार की तरफ से मिलता है, उस पर सर्च किया जाएगा कि आखिरकार उन्होंने कितना खर्च किया।
जनता के बीच में उनकी कितनी अच्छी पकड़ है, जनता के दुख सुख दर्द में कितना जनप्रतिनिधि वहाँ पहुँचता है, ये तमाम जो टेस्ट हैं उन टेस्ट से गुजर के 27 का टिकट अब बीजेपी देने वाली। तो इतने टेस्ट देने पड़ेंगे एक टिकट के लिए। क्या लगता है कि ये टेस्ट वाली प्रक्रिया क्या इतनी सही है? आदमी जनप्रतिनिधि बनने आ रहा है, जनता की सेवा करने आ रहा है, या फिर आर्मी की नौकरी में जा रहा है? नहीं, ये तो ठीक है, तो टेस्ट होना चाहिए ताकि पता चले वो काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं। हमारे मोदी जी का और सबका रहा है जो जनता के बीच में रहो, उनका सेवा करो और पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाओ और देश को मजबूत करिए। जब तक वो लोग जाएंगे नहीं, बीच में करेंगे नहीं, तब तक ये सरकारें कैसे होंगे? अच्छा, बीच में आप तमाम जनप्रतिनिधियों ने आरोप भी लगाए थे कि सरकार में उनके डीएम, एसपी, इंस्पेक्टर तक नहीं सुनते हैं। क्या ये कहा सुनी अंदर खाने जो चलती रहती है, दबी जुबान ऑफ कैमरे, कभी आपको भी सुनाई पड़ी? और इसमें सच्चाई कितनी मानते हैं, या केवल गॉसिप ही है? हमें तो लग रहा है ये गॉसिप है। महाराज जी का कंट्रोल पूरा प्रदेश में बहुत अच्छा वो सरकार चला रहे हैं उत्तर प्रदेश में जी। और सारे अधिकारी जो हैं हमारे ख्याल से जनप्रतिनिधियों का सुनते ही होंगे। हालांकि कई बार सीएम को खुद कहना पड़ा है कि जनप्रतिनिधियों का सम्मान करें, उनका फ़ोन उठाएं। भले आप मान रहे हैं कि नहीं सुनते होंगे, पर कई दफ़े ये मुख्यमंत्री को खुद कहना। अभी 4 दिन पहले उन्होंने फिर यही रिपीट किया था कि जनप्रतिनिधियों का सम्मान हो, उनका फ़ोन उठे, अधिकारी उनको पूरा प्रोटोकॉल दें। आगे बढ़ते हैं, तो दे रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। विपक्ष का दावा है कि 27 में इस बार विपक्ष की ही बनेगी सरकार। क्या दावे पर कितना आप मानते हैं कि ये दावा सटीक बैठेगा विपक्ष का? हालांकि जीत का लगभग स्वाद लोकसभा में विपक्ष चख चुका है। जितनी सीटें हैं अगर उन्हें हम मल्टीप्लाई करें तो विधानसभा का पूर्ण बहुमत से सरकार बनाते हुए नजर आ रहे हैं जी। देखिए, उसके बाद 9-10 सीटों पे हुआ आपका बाई इलेक्शन जी। 10 में से हमारे ख्याल से 8 तो जीता ही हम लोगों ने जी। तो उस हिसाब से देखिए तो इनके जो मंसूबे हैं तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिख रहे हैं। भाई चुनाव आता है तो हर आदमी कहता है हम जीतेंगे और बनाएंगे। हकीकत में महाराज जी और भाजपा की सरकार और मोदी जी की नीतियों से इतनी मजबूत चल रही है, रिपीट हुई। महाराज जी ने ये भी मिथक तोड़ दिया, नोएडा जाएंगे तो आपकी सरकार दोबारा नहीं आती, सब कहते थे। ये नोएडा भी जाके दिखा दिए, रिपीट हुई सरकार जी। तो मुझे नहीं लगता है विपक्ष की इन बातों में कोई दम है, लेकिन चुनाव कोई भी लड़ता है सभी कहते हैं हम जीतते हैं। फिर से भाजपा की मजबूत सरकार बनी हुई है। एक लंबे समय बाद नो डाउट कि बीजेपी ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है, लेकिन जो हवाएं चल रही हैं, जो आपसी द्वंद्वता है सीएम पद को लेकर के, उस द्वंद्वता की अंतर्कलह के बीच में लग रहा है कि 27 की राह आसान हो पाएगी। आप कह रहे हैं द्वंद्वता है, हमें तो नहीं लगता कोई द्वंद्वता है कहीं जी। सब कुछ जो है बहुत स्मूथ चल रहा है, कुछ है ही नहीं कहीं पे। चलिए, आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूं कि द्वंद्वता नहीं है, लेकिन सड़कों पे लोग गॉसिप करते नजर आते हैं कि द्वंद्वता चल रही है। आगे बढ़ते हैं, द्वंद्वता नहीं है, कोई बात नहीं है। मैं चाहता हूँ द्वंद्वता पार्टी में, परिवार में कभी किसी के बीच ना रहे, लेकिन राजा साहब मैं आगे बढ़ता हूँ। पीडीए कितना असर डालेगा 27 की राजनीति में? आप कितना मान रहे हैं कि वो नुकसान पहुंचाएगा, आपकी राह में कितना बाधा डालेगा वो? हाँ, हमारे ख्याल से पीडीए का कोई असर नहीं होने वाला है उत्तर प्रदेश के चुनाव में जी। क्योंकि मोदी जी ने भी जनगणना जो है, जातिगत जनगणना का घोषणा कर दी है। वो होने जा रहा है, जो कि इन लोगों ने मुद्दा बनाया था उसको लोकसभा में जी। तो उसको तो न्यूट्रलाइज कर दिया है, तो असर उसका कुछ नहीं होने वाला है पीडीए का कोई असर हमारे हिसाब से। तो प्राइवेट डेवलपमेंट पार्टी टाइप से है। आपने अपने जवाब में कहा कि जाति जनगणना की घोषणा पीएम ने कर दी है। अगर बात करें लोकसभा चुनाव के पहले से ही विपक्ष, खास करके राहुल गांधी हो, अखिलेश हो, तेजस्वी यादव हो, या फिर आपके गठबंधन के तमाम दल भी, अनुप्रिया पटेल से लेकर के तमाम और भी दल जाति जनगणना की बात कर रहे थे, लेकिन तब आप लोग नकार रहे थे। अब आपकी घोषणा के बाद विपक्ष अपनी जीत मान रहा है कि उनके दबाव में आप लोगों ने ये फैसला लिया। अब देखिए, विपक्ष के पास कुछ नहीं है जी। तो हर चीज़ को वो अपना क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं जी। तो इसमें कोई दम नहीं।
ये तो मोदी जी का जो है, उसको जब उन्होंने उचित समझा तब उसको लागू किया, जब करना है उसको। अच्छा, पीडी के काट क्या मान रहे हैं, जिससे किसी विपक्ष ने कहा है कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक साथ में जो भी पीड़ित है, हर वर्ग का कोई भी पीड़ित है वो पीडीए के साथ है, तो इसकी काट कुछ देख रहे हैं आप? हम लोगों को तो कोई ऐसी चीज दिख ही नहीं रही है जिसको काट करने की आवश्यकता है। ये तो विपक्ष कह रहा है जो पीडीए का इनके पास कोई काट नहीं है। हम तो कह रहे हैं सब जन हम लोगों के साथ है, हम लोग सबका विकास, सबका साथ लेके चल रहे हैं। अभी आपकी गवर्नमेंट केंद्र की बात करें तो तकरीबन 11 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तीसरा टर्म चल रहा है। सेकेंड टर्म में 8 वर्ष आपने पूरे कर लिए हैं प्रदेश में, देश का सबसे बड़ा सूबा है। नौकरियों की बात हुआ करती थी जब आपका मैनिफेस्टो आया था, चाहे पहले 14 के चुनाव की बात कर लें, 17 की प्रदेश की बात कर लें, लेकिन उन नौकरियों में क्या देखते हैं कि आप दे पाए हैं? क्योंकि सड़कों पर प्रदर्शन आए दिन युवाओं का देखने को मिलता है। नौकरियां तो दी जा रही हैं, आप देखिए भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए कुछ ना कुछ तो कमी रहेगी, लेकिन उसको पूरा किया जा रहा है, भरसक कोशिश किया जा रहा है जी। नौकरियां दी जा रही, घोषणा हो रही लगातार, और सब भर्तियां भी हो रही हैं। एक मेरा अंतिम सवाल आज का कि सीएम की पद को लेकर के अंतरकलह वाली जो बात मैंने पूछी थी उसको एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा कि अंतरकलह के साथ साथ कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने मन ही मन अपने को सीएम मान लिया है कि सीएम के पद पे बदलाव होगा और हम सीएम बनेंगे, और इस पर विपक्ष लगातार कटाक्ष भी कर रहा है, जोर दे रहा है, रोज का रोज जोर दे रहा है। अब देखिए, जो भी राजनीति में आता है उनकी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, कोई भी समझ सकता है मैं आया हूं तो मैं सीएम पीएम कुछ भी बन सकता हूं जी, लेकिन हकीकत में क्या होता है तो सामने आएगा। तो क्या लग रहा है कि ये स्मूथ सब लोग कुछ चल रहा है, स्मूथ ही चलेगा? हमारे हिसाब से स्मूथ चल रहा है और स्मूथ चलेगा, और 27 में हम इससे भी ज़्यादा मेजॉरिटी से आएंगे। क्या किन मुद्दों को मान रहे हैं कि कौन से ऐसे बड़े मुद्दे होंगे जो 27 में आपके लिए लाभकारी साबित होंगे? लॉ एंड ऑर्डर, आपका डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जी, 1 ट्रिलियन का आपका इकोनॉमी बूस्ट जी, सब बहुत से मुद्दे हैं। अच्छा, इन्वेस्टमेंट को लेकर के आप लोगों ने बड़ी ताकत लगाई, क्या लगता है इन्वेस्टमेंट आ पाया, ज़मीन पे उतर पाए? हाँ, उतरा है, काफ़ी उतरे हैं। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और हमारे स्टूडियो तक आने के लिए। तो आपने सुना राजा साहब को, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 27 में एक बार फिर से बीजेपी रिपीट करके एक इतिहास बनाएगी, और मुख्य मुद्दे वही है कि कानून व्यवस्था यूपी की खराब थी, और कानून व्यवस्था के नाम पर 17 में सरकार में बीजेपी आई थी, और लगातार कानून व्यवस्था बेहतर है, डेवलपमेंट लगातार प्रदेश में हो रहा है, ऐसा इनका दावा है। अब 27 में जनता खुद बताएगी कि डेवलपमेंट हुआ है, रोजगार मिला है, या फिर कानून व्यवस्था वैसी है जैसे वादे किए गए थे। तब तक के लिए नमस्कार।